नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं समास को लेकर के, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे, लैंग्वेज 1 के हिसाब से या लैंग्वेज 2 के हिसाब से देखेंगे, तो ये दोनों ही लैंग्वेज में अर्थात संस्कृत और हिंदी दोनों में ही पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जानने की जरूरत है। और हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम इसको बहुत सारे पार्ट में इसको बांट करके पढ़ेंगे। आप बहुत इजी तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अगर हम समास की बात करें तो समास का मतलब होता है, संस्कृत में इसको कहते हैं समसनम समासः। समसनम समासः का मतलब होता है कि संक्षेपीकरण। अगर हम एक शब्दों में इसको कहें कि समास किसे हम कहते हैं, तो संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। अब संक्षेपीकरण को समास कहते हैं तो समसनम समासः मैंने कहा, इसके अर्थ आप नहीं जाने होंगे। अब ये समास अगर हम कहें तो दो या अधिक पद अर्थात दो या अधिक पदों का क्या हो जाना, आपस में एक हो जाना। जब दो पद हों या दो से अधिक पद हों, दो या अधिक पदों का एक हो जाना क्या होता है, समास कहलाता है। जाने होंगे। अब थोड़े से इसको हम अलग अलग अंदाजों में भी हम बताएंगे। जैसे अगर हम हिंदी का करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है कि सम, और इसको आस कह दिया जाता है। आस कह दिया जाता है। तो सम का अर्थ जहां पर भली भांति कहा जाता है, भली भांति, और आस का अर्थ यहां पर किया जाता है मिलाना या बैठाना। अर्थात जब हम भली भांति दो या अधिक पदों को आपस में नियम पूर्वक, सिद्धांत पूर्वक आपस में मिलाते हैं या बैठाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। अब जैसे कि यहां पर कहा कि संक्षेपीकरण का मतलब होता है समास। अब संक्षेपीकरण का मतलब यहां पर हमने क्या कहा कि दो पद या दो से अधिक पदों को आपस में मिला देना ही क्या होता है, समास कहलाता है। जैसे सीता के पति। अब यहां पर सीता के पति हैं। अब यहां पर अगर हम एक शब्द में संक्षेपीकरण कर दें इसको, तो इसका संक्षेपीकरण आएगा सीतापति। सीतापति। अगर मान लीजिए कि गौरी के पति, गौरीपति। एक शब्द आता है राष्ट्रपति का, हम लोग प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति भी सामासिक शब्द है। अब तो हम इसको क्या कहेंगे, राष्ट्र के पति अर्थात स्वामी। तो राष्ट्र के स्वामी राष्ट्रपति, ये भी समस्त। अब दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहेंगे कि इसमें कई बार आ जाता है कि समस्त पद या सामासिक पद। तो ये अगर दोनों में से कोई आए कि समस्त पद हम किसे कहते हैं, सामासिक पद हम किसे कहते हैं, तो इसका भी यही मतलब होता है जब दो या अधिक पदों का एक पद बन जाना क्या होता है, तो समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। तो दोनों एक ही शब्द है। तो समस्त पद किसे हम कहेंगे। अब ये समस्त पद, ये सीतापति क्या हो गया, समस्त पद हो गया या सामासिक पद हो गया। सीतापति सामासिक शब्द हो गया, समस्त पद या सामासिक पद हो गया। तो या समास इसको हम कह सकते हैं। तो जब विभिन्न पद थे उसको हम एक कर दिए, एकीकृत कर दिए, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात संक्षेपीकरण करना। बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं और उसको एक कर देना समास कहलाता है। दूसरी चीजें कि विभिन्न पद हैं
विभिन्न पद हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो एकार्थी ही होते हैं। अब एक अर्थों में मतलब वो अलग अलग शब्द हैं, और जब मिल भी जाता है तो उसके कुछ अलग अर्थ नहीं हो जाते हैं, बल्कि उसके भी सेम अर्थ रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सीता के पति, तो सीतापति, इसका भी वही अर्थ है, राम अर्थ है। तो ये भी हमें जानना है। फिर अगर दूसरे चीज, एक चीज और भी आता है इसमें, तो सामासिक विग्रह आता है, या सामासिक विग्रह, सामासिक विग्रह या सामासिक विग्रह, चलिए सामासिक विग्रह या समास विग्रह भी कहते हैं इसको। तो सामासिक विग्रह किसे कहते हैं? यहां पर हम क्या किए थे कि दो या अधिक पदों को एक कर दिए थे, संक्षेप कर दिए थे। पदों का संक्षेपीकरण हम क्या कहे थे कि उसको समस्त पद कहते हैं, समास कहते हैं। और विभिन्न पदों का एक हो जाना सामासिक शब्द है। फिर यहां पर क्या है कि सामासिक विग्रह हम किसे कहते हैं कि एक पद, जो विभिन्न पद के एक पद, अर्थात जो पहले से सामासिक पद है और उसका जब हम विस्तार करते हैं, उसको जब हम अलग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सामासिक विग्रह कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, एक ही में आप वो भी जान जाएंगे। यहां पर ये सीतापति है, ये समस्त पद है, सामासिक पद है। और जब हम इसको अलग फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सीता के पति, राष्ट्र के पति अर्थात स्वामी, फिर गौरी के पति, गौरी पति। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने ये पहले जाना कि समास किसे कहते हैं। तो एक शब्दों में हम अगर कहें तो संक्षेपीकरण को ही हम समास कहते हैं। उसमें क्या होता है? तो दो या अधिक शब्दों को, दो या अधिक जो पद होते हैं, उन दो या अधिक पदों का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। इसमें हम समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पद जब एक पद बन जाता है, उसी को हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब सामासिक विग्रह किसे कहें या फिर समास विग्रह किसे कहें? तो जो समस्त पद हैं उसको जब हम विग्रह अर्थात विस्तार करते हैं, अलग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो सामासिक विग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये अगर हम भेद की बात करेंगे तो अर्थात समास के भेद, तो सीधे हम भेद लिख देते हैं। तो भेद में कुल मिलाकर के 6 इसके भेद होते हैं। किसके? तो समास के। तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव, दूसरा होता है कर्मधारय, या चलिए इसको हम पहले तत्पुरुष लिख देते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, फिर कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। ये 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। तो ये कुल 6 भेद होते हैं। हम आज कुल मिलाकर के एक पढ़ेंगे पहले, और एक को बहुत ढंग से पढ़ेंगे जिससे कि हमें किसी भी तरीके से उससे प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो अगर हम अव्ययी भाव की बात करेंगे तो अव्ययी भाव हम किसे कहेंगे? तो अव्ययी भाव हम कहते हैं कि इसका सूत्र है। सूत्र क्या है? तो सूत्र है प्रथम पद प्रधानो व्ययी भावः। इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद जिसका प्रधान हो, ऐसे समास जिसका कि प्रथम पद क्या हो? तो प्रधान हो।
अब प्रथम पद क्या हो तो प्रधान हो। जब जब आपका प्रथम पद प्रधान होगा वहां पर आप समझ लीजिए कि वो कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास में जब ये, क्योंकि प्रथम पद है तो द्वितीय पद भी होगा, तो प्रथम पद मैक्सिमम क्या रहता है, तो उपसर्ग रहता है। ये भी आप समझ लीजिए। प्रथम पद क्या होगा, तो उपसर्ग होगा। उपसर्ग होगा, द्वितीय पद जो है वो अलग शब्द रहेगा, मूल शब्द रहेगा। तो उपसर्ग अर्थात मूल शब्द के पहले आप ऐसा कहेंगे कि मूल शब्द के पहले उपसर्ग। अगर आप कहीं पर भी ऐसा देखिए कि वो मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले अगर कौन सा है, तो मूल शब्द के पहले अगर उपसर्ग आ रहा है और ये दोनों ही क्या होना चाहिए, तो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का आप कहेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में, प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में दोनों पद मिला करके, क्योंकि प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रधान होगा, जो कि उपसर्ग होगा, और वो क्या होगा, तो नपुंसक लिंग में हो, तो नपुंसक लिंग में दोनों पद मिला करके नपुंसक लिंग में हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, तो दिन ये मूल शब्द है और प्रति ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। प्रत्येक, प्रत्येक में क्या है, एक शब्द जो है वो मूल शब्द है और प्रति शब्द जो है वो उपसर्ग आपका है। फिर अधिहरि। अधिहरि, अधिहरि में क्या है, तो अधि शब्द जो है उपसर्ग है, हरि शब्द जो है वो मूल है, मूल शब्द है। तो ऐसे ऐसे, हालांकि ये नपुंसक लिंग में ही केवल रहे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रायः नपुंसक लिंग में ही रहते हैं। तो यहां पर आप ये देखें कि यहां पर जब नपुंसक लिंग हो और प्रथम पद निश्चित रूप से उसका प्रधान होगा, उपसर्ग भी प्रायः होते हैं। तो ऐसे अगर आप देखिए तो वो जो शब्द होंगे, वो जो समास होंगे, वो कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे कुछ और उदाहरण ले लीजिए, जैसे अनुराधा। अनुराधा, राधा और अनु है। फिर अनुकरण। अनुकरण, अनुभवन, फिर अनुभव। अनुभव, फिर भरपेट, भर इच्छा। ये सब जो हैं, भर दिन, ये सब फिर आपका और भी बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे गैर हाजिर। गैर हाजिर, गैर हाजिर। फिर आपका बाइज्जत, ये हिंदी वाला है टर्म, बाइज्जत, बड़ी कहते हैं ना, बाइज्जत। तो ये बाइज्जत, तो बा इसमें उपसर्ग है, इज्जत शब्द, इज्जत मूल शब्द है, ये आपका दोनों ही उर्दू शब्द है। फिर इस प्रकार से आप जहाँ पर अनुकरण, अनुशासन, हाँ, अनुप्रवृत्ति, ये सब जितना भी है वो कौन सा शब्द हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ये तो ट्रिक नंबर 1 हुआ। ट्रिक नंबर 1 है कि प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो। यहां पर पूर्व भी लिख सकते हैं, कहीं पर आपको पूर्व मिल जाएगा, कहीं पर प्रथम मिल जाएगा। तो पूर्व पद प्रधान जो होता है वो अव्ययी भाव का होता है। फिर इसमें जो मूल शब्द होते हैं वो उपसर्ग के बाद में होते हैं, अर्थात उपसर्ग पहले होते हैं और मूल शब्द बाद में होते हैं। फिर प्रायः आप देखेंगे तो प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में प्रायः मिलते हैं, खास करके हम संस्कृत की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं आपका, तो नपुंसक लिंग में होते हैं। फिर इसमें जैसे कि मैंने कहा कि प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिहरि, जैसे ये सब गैर हाजिर, अधिहरि, ये सब तो पहला ट्रिक हो गया। फिर ट्रिक नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो दूसरी ट्रिक में हम कहेंगे कि पहला जो पद होगा वो क्या होगा, तो पहला ट्रिक नंबर 2,
ट्रिक दो में क्या होगा, तो पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा, तो पहला शब्द क्या होगा, तो संख्यावाचक, और दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा, नदीवाचक। ध्यान दीजिए, ट्रिक नंबर 2 में क्या बताए कि पहला शब्द कौन सा होगा, तो आपका संख्यावाचक होगा, मतलब इसके अलग भी आपको रह सकते हैं, तो ये भी आप ट्रिक जान लीजिए। तो पहला शब्द कौन सा होगा, संख्यावाचक होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा, नदीवाचक शब्द होगा। जैसे पंचगंगा, सप्त सैंधव। अब यहां पर देखिए, क्योंकि आप द्विगु समास में देखेंगे तो द्विगु समास में ऐसा मिलता है कि आपका पहला जो शब्द होता है वो प्रायः संख्यावाची शब्द होता है, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो पहला जो शब्द है वो क्या है, पहला भी संख्यावाची शब्द है। तो पहला संख्यावाची शब्द है, लेकिन दूसरा शब्द, ये यहां पर मूल शब्द आप ध्यान दीजिए कि दूसरा शब्द अगर नदीवाचक शब्द है, नदीवाचक अगर दूसरा शब्द है, तो निश्चित रूप से आप वहां पर अव्यय लगाएंगे, अव्ययी भाव लगाएंगे, न कि आप द्विगु समास में लगाएंगे। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसी में निश्चित रूप से मैक्सिमम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसको बार बार ध्यान दीजिए, क्योंकि गंगा नदी है, सैंधव सिंधु या सैंधव का मतलब होता है आपका समुद्र, तो सप्त सैंधव, 7 समुद्र इसको हम कहते हैं। तो ये जो आप पंचगंगा या सप्त सैंधव, अर्थात ये कहिए कि पहला जो शब्द हो वो संख्यावाची शब्द हो, दूसरा जो हो वो नदीवाची शब्द अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ये दूसरा ट्रिक हो गया। ट्रिक नंबर 3, अब ट्रिक नंबर 3 पर हम जाते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 में समान आवृत्ति वाले शब्द, यहां पर हम लिख देते हैं समान आवृत्ति वाले शब्द। अगर समान आवृत्ति वाले शब्द हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आपको क्या करना है, तो अव्ययी भाव समास में टिक लगाना है। जैसे आजकल, दिन दिन, दिनों दिन, रात रात, प्रातः प्रातः, बूंद बूंद, भागम भाग, रातों रात, ये सब अगर शब्द मिले, जैसे यहां पर देखिए कि मैंने क्या कहा ट्रिक नंबर 3 में कि समान आवृत्ति वाले शब्द अगर मिले, तो समान आवृत्ति वाले शब्द मिले तो यहां पर आप देखिए आजकल ऐसे यूज होता है ना, आजकल ये चल रहा है, ये दिन दिन ये पतला ही होता जा रहा है, दिन दिन ये निखरता ही जा रहा है, ऐसे शब्द आते हैं। दिनों दिन का शब्द होता है ना, दिनों दिन ये इसका स्तर गिरता ही जा रहा है, दिनों दिन ये ऊपर उठता ही जा रहा है। फिर रात रात भर ये जाग करके पढ़ता है। फिर आपका प्रातः प्रातः या सुबह सुबह, ऐसा भी कह सकते हैं, सुबह सुबह ये यही काम कर रहा है, इसको कोई और काम नहीं मिला, सुबह सुबह यही काम करता है। फिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा आपने सुना होगा। भागम भाग, जिंदगी भागम भाग का एक प्रतीक होता है। तो ये सब सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो आप निश्चित रूप से आप अव्ययी भाव समास में टिक लगाएंगे, आपका एकदम करेक्ट होगा। तो 3 जो मैंने ट्रिक लगाया, वो पहला आपका कौन सा था कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, अर्थात पूर्व पद प्रधान क्या होगा, तो प्रथम पद प्रायः उपसर्ग होंगे और द्वितीय प्रायः मूल होंगे, और दोनों मिलकर के नपुंसक लिंग प्रथम आपका हो जाएगा, तो प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में आ जाएगा। तो ऐसा जैसे कि अनुराधा, प्रतिदिन, प्रत्येक, अधिहरि,
गैर हाजिर, ये बहुत सारे हमने यहाँ पर लिखा है। फिर दूसरा ट्रिक आपको याद रखना है कि पहला शब्द जो क्या हो तो संख्यावाचक शब्द हो, और दूसरा शब्द हो तो नदीवाचक शब्द हो। ऐसे अगर शब्द मिलें तो आप निश्चित तौर पर आप केवल और केवल अव्ययी भाव समास लेंगे, जैसे कि पंचगंगा सप्तसैंधव। ट्रिक नंबर 3 क्या, तो समान आवृत्ति वाले अगर शब्द आपको मिल जाएं, दिनानुदिन, दिन दिन, रात दिन, भागम भाग, बूंद बूंद, ये सब अगर ऐसा शब्द मिले तो निश्चित रूप से आपका अव्ययी भाव समास होगा। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अव्ययी भाव समास को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।